हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञान ऊर्जा में। और मैं टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, DSSB सबका महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए एग्जाम में लेकर आ रही हूँ। तो स्वागत है आपका। देखिएगा, पहला ही प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। इनका जन्म होता है 1905 ईस्वी में और निधन हो जाता है 1990 ईस्वी में। इनको देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस काव्य संग्रह पे? तो चित्ररेखा काव्य संग्रह पे इनको देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और रामकुमार वर्मा हिंदी एकांकी के जनक के रूप में माने जाते हैं। इन्हें पद्म भूषण भी मिला था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था रामकुमार वर्मा को। कब किया गया था? तो 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में इनको पद्म भूषण मिला था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र? तो इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और एक किसमें कहे थे? इनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका में किस शीर्षक से लिखे थे? तो भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, ये शीर्षक था हिंदी साहित्य की भूमिका में। और किसके? भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसे ही होता। शुक्ल जी क्या कहते हैं भक्ति आंदोलन के विषय में? कि भक्ति को पराजित, शुक्ल जी ने कहा कि भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना है। शुक्ल जी ने कहा कि भक्ति जो है ये पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति का देन है। और रामकुमार वर्मा भी इन्हीं का अनुसरण करते हैं। कहते हैं भक्ति आंदोलन के विषय में कि मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं की हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का ही अनुसरण कर रहे हैं। तो ऐसे हम पकड़ लेते हैं इनका कथन। आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो सुझाव किसने दिया था रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल रखने का? तो देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामकुमार वर्मा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने माना है रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। और रीतिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है और शुक्ल जी ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है। लेकिन कला काल बता दें आपको, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी कहते हैं और श्रृंगार काल हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये भी बात जान लेंगे कि ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के कहने से पहले शुक्ल जी कह चुके थे। कब? 1929 में, जिनका ग्रंथ है ना हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें इन्होंने कहा था कि रीतिकाल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। तो अगर प्रश्न बन जाए कि ये किसने कहा है कि रीतिकाल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है,
तो वहाँ हम मारेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को टिक कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बन गया कि रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ है। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को ही सही माना गया। ये यूजीसी नेट में भी आया है और DSSB में भी आया है वो प्रश्न। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गारसा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लाल तृतीय एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। दूसरा संस्करण पूछ रहा है क्या। गारसा तासी के इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार द लाल तृतीय एंदुई हिंदुस्तानी। इसका दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ, तो ये दूसरा संस्करण इनका 1971 में आया था। 1971 में 2 भागों में था ना। गारसी का जो इतिहास ग्रंथ था ये 2 भागों में था। तो थोड़ा सा डिटेल देखते हैं क्या दिया है इसमें। है कि इसका दूसरा संस्करण तो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ था। पहले 2 भागों में, तो पहले भाग में भी 2 भाग हुए थे। पहले में 1839 में पहला भाग प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। 2 भाग थे। तो पहले भाग में भी दो भाग थे, 1839 और 1847 में, और दूसरा भाग जो था ये 1871 में प्रकाशित हुआ था। कितने कवियों को रखा था तासी ने, तो 738 कवियों को। कितने कवियों को, 738 कवियों को रखा था तासी ने। और कितने उर्दू के थे, हिंदी के तो 72 थे। इनका जो हिंदी के कवि थे ना, उन्होंने 72 रखा था। बाकी जो था वो उर्दू के थे। 72 हिंदी के थे, बाकी सब उर्दू के थे। थोड़ा सा इनके विषय में और जान लेते हैं। हाँ, इनके विषय में थोड़ा सा ये कहा जाता है ना कि लेखन का सबसे पहला प्रयास अगर पूछे कि किस विद्वान ने किया था, तो यही हैं गारसा तासी। और इनकी जो पुस्तक थी वो फ्रेंच भाषा में थी। किस भाषा में थी, तो फ्रेंच भाषा में थी। और बता दें आपको कि जो ये पुस्तक का इनका नाम है इस्तवार द लाल तृतीय एंदुई हिंदुस्तानी। अब इसको अनुवाद किसने किया था, इस पुस्तक को अनुवाद तासी की इस ग्रंथ को अनुवाद किसने किया था, ये भी प्रश्न बनता है। तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसड़े ने किया था। इस ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था, तो लक्ष्मी सागर वारसड़े ने हिंदी में अनुवाद किया था। नाम क्या रखा था लक्ष्मी सागर वारसड़े ने जब अनुवाद किया इनके पुस्तक को तासी के, तो उन्होंने नाम रखा हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी में। कब, हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल जी का 1929 में है, ये सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था, तो ये हम लोगों को याद है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका। और अब तक जितने भी ग्रंथ लिखे गए ना, बता दें आप लोगों को कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सबसे प्रामाणिक और सबसे व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल, अब इसको क्या करना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं, तो कौन कौन से हैं देखते हैं। शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज में कितने ग्रंथ गिनाए हैं, तो 2 ग्रंथ गिनाए हैं। कौन कौन सा, एक तो है राम सतसई और दूसरा कड़खा रामायण। राम सतसई और कड़खा रामायण।
1 और 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, ये भी प्रश्न सुमेलित करने वाला है। हिंदी बताना है कि हिंदी साहित्य की भूमिका ये किसका है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये मिलान वाला है प्रश्न, 1 मिनट देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है, हिंदी साहित्य की भूमिका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श ये जो है ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। हिंदी साहित्य का विमर्श ऑप्शन यहाँ हो जाएगा जाके, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये तो हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हो जाएगा। और हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो कौन से हैं इस ग्रंथ के रचनाकार? हिंदी साहित्य का आदिकाल तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल कब लिखा था? 1952 ईस्वी में लिखा था ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1952 ईस्वी में लिखा था। और ये एक हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। एक और इनका है 1952 में ही ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य की भूमिका भी लिखा है इन्होंने 1940 में। तो 2 ग्रंथ 1952 में ही मिल जाते हैं। कौन सा? एक हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में। लेकिन हिंदी साहित्य की भूमिका पूछे तो 1940 में हो जाएगा, 1940 में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी भाषा में राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये ग्रंथ का नाम है राजस्थानी भाषा और साहित्य। पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक के लेखक हैं मुनिजन विजय, मोतीलाल मीनारिया, टीकम सिंह तोमर या पंडित गौरीशंकर हीराचंद। तो इसके जो राजस्थानी भाषा और साहित्य ये मोतीलाल मीनारिया का है। मोतीलाल मीनारिया जो है ये कहाँ के लेखक हैं? राजस्थान के ही लेखक हैं। राजस्थानी पिंगल साहित्य भी लिखा है मोतीलाल मीनारिया ने। आगे देखते हैं, मोतीलाल मीनारिया हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवादित करके प्रकाशित कराया था? तो हम लोग इसको पीछे पढ़े भी हैं। किशोरीलाल जो गुप्त हैं ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से अनुवाद किसके ग्रंथ को किए थे? तो हम लोग पढ़े थे ताशी के ग्रंथ को किए थे ना, ताशी के ग्रंथ को। नाम क्या था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये 1888 में लिखे थे ताशी, 1888 में। किशोरीलाल गुप्त ने इसे प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कब लिखा था, कब अनुवाद किया था? तो कब अनुवाद किया था? 1957 में अनुवाद किया था किशोरीलाल गुप्त ने। और ये हम लोग पढ़े भी हैं कि जो इस्तवार द लाल तृतीय ये हिंदुस्तानी है, ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। तो पहला भाग 1839 में और दूसरा 1847 ईस्वी में। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में ये भी लिखा है किसने? लक्ष्मी सागर वार्षणे ने। नहीं, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है? तो पादरी एडविन ग्रिप्स का है। ये पादरी एडविन ग्रिप्स का स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। आगे देखते हैं प्रश्न को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय माना है। तो शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय माना है 1700 से 1900 संवत। और यही अक्सर विद्वान मानते हैं रीतिकाल का समय 1700 से 1900 संवत। आगे बढ़ जाते हैं।
निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? ये भी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। जीआईसी में आया हुआ है, यूजीसी नेट में आया हुआ है, तो किसने नहीं लिखा है? निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो राम कुमार वर्मा तो लिखते ही हैं, राम कुमार वर्मा भी लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने अनुवाद किया था, लेकिन ये डॉक्टर नगेंद्र जो थे ने ये हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखे हैं। इन्होंने क्या किया है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है इसके संपादक हैं। और इनका राम कुमार वर्मा के ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हजारी का हम लोग पढ़े हैं अभी, 3 इतिहास ग्रंथ की रचना किया है ना हजारी ने। 2 1952 में लिखा था। कौन सा था? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। 40 में कौन सी लिखा था? तो हिंदी साहित्य की भूमिका, ये 1940 में लिखा था। और ये भी देखिए 1952 में एक और ग्रंथ जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय थे ना, उन्होंने अनुवाद किया था ताशी के ग्रंथ को हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। तो 1952 में 3 ग्रंथ मिलते हैं हम लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो किस लेखक ने? तो ये तो मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधु ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण किया है। अगर एग्जैक्ट देखें तो 4591 कवि हैं, लगभग 5000। मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो मिश्र बंधु ने किया था। और कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था ना मिश्र बंधु विनोद को। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन कब हुआ था? तो सन 1913 में प्रथम, और चतुर्थ भाग 1934। प्रथम 13, चतुर्थ 34, प्रथम 13, चतुर्थ 34। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज कब लिखा था? तो 1883 ईस्वी में लिखा था। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज को 1883 में लिखा था। और इन्होंने कितने कवियों का विवरण किया था? तो देखिए इन्होंने 838 कवियों का विवरण किया था। किसने? शिव सिंह सरोज ने, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में 838। और हम लोग पीछे 738 पढ़ के आ रहे हैं। तो किसने किया था? तो ताशी के ग्रंथ में 738 कवियों का विवरण है, और उसमें 72 जो कवि थे हिंदी के थे, शेष बाकी उर्दू के थे। और ये 838 आएगा तो ये शिव सिंह सरोज में किया है। ग्रियर्सन ने देखिए अपने कवियों में 952 कवि, इतिहास ग्रंथ में 952। ग्रियर्सन, हाँ ताशी तो 738 था, ग्रियर्सन ने 952 कवियों को रखा है। और शुक्ल जी को कहा जाता है कि अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किए हैं, आचार्य शुक्ल जी। तो एक को पढ़ के हम लोग कई लोगों का देख रहे हैं, तो एक प्रश्न से कई प्रश्न बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को कालों के नामकरण का आधार क्या है? जो शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आया था। इसके कालों के नामकरण का आधार क्या है? तो युग प्रवृत्ति है, युग प्रवृत्ति। आधार क्या है? तो युग प्रवृत्ति। शुक्ल जी ने इनका इतिहास ग्रंथ था ना हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किस पद्धति पे, ये भी प्रश्न बनता है कि शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है वो किस पद्धति पर लिखा गया है? तो ये विधेयवादी पद्धति पे लिखते हैं। 1929 में शुक्ल जी विधेयवादी पद्धति पे लिखते हैं। और सबसे पहले विधेयवादी पद्धति पे किसने लिखा था? तो तेन ने लिखा था। आगे बढ़ जाते हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, तो जो शुक्ल जी लिखे हैं ना वही सबसे विकसित पद्धति है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति है, विधेयवादी। शुक्ल जी ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। और सबसे इनसे पहले भी लिखा था किसने?
फ्रेंच विद्वान थे तेन। तेन ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं विजेंद्र स्नातक, नलिन बिलोचन शर्मा, नामवर सिंह या विनय मोहन। तो कौन है हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के लेखक? नलिन बिलोचन शर्मा है। नलिन बिलोचन शर्मा। अच्छा, इसमें ये देखिए, ये प्रश्न जो है यूपी HSC में आया हुआ है, HSC में आया हुआ है। इसमें क्या दिया है कि ये जो हिंदी नहीं लगना चाहिए, साहित्य इतिहास दर्शन है, साहित्य का इतिहास दर्शन, ये नलिन बिलोचन शर्मा का है। बस हिंदी लग गया था, यही हिंदी लग गया था ना, इसीलिए त्रुटिपूर्ण माना गया था प्रश्न को। कॉमन नंबर मिले थे सबको, लेकिन ये है इन्हीं का, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन है। और हिंदी साहित्य का इतिहास विजेंद्र स्नातक ने भी लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास विजेंद्र स्नातक ने लिखा है। और दूसरी परंपरा, क्या? दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज, ये नाम डॉक्टर नामवर सिंह का है। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह का है। और डॉक्टर विनय मोहन का है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। आगे देखते हैं प्रश्न को। भारतीय साहित्य की भूमिका, इसके लेखक कौन है? भारतीय साहित्य की भूमिका, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं भारतीय साहित्य की भूमिका। अगला प्रश्न बढ़ जाते हैं। इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का प्रवर्तन, थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा है, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। तो प्रश्न को एक बार और पढ़ लेते हैं। क्या दिया है? पूछ रहा है कि किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान स्थिति नामक खंडों में विभक्त किया है। तो ये शुक्ल जी ही हैं, शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने ही अपने हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचन किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान कौन है? मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। तो ये रमाशंकर शुक्ल रसाल जी हैं। कौन है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा था? कलाकाल कहा था। और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था मध्यकाल को? तो अलंकृत काल कहा था। विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा ही था। और शुक्ल जी ने मध्यकाल क्या है? रीतिकाल को ही मध्यकाल कहा जाता है। तो शुक्ल जी ने रीतिकाल, मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, श्री सिंह सेंगर, गारशतासी या सुखदेव बिहारी मिश्र। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, इसके लेखक हैं ग्रियर्सन। इसके लेखक हैं ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था?
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, यही ताशी थे ना, ताशी जी थे। ताशी ने हिंदी लेखन सबसे पहले इन्होंने ही किया था। ताशी ने किस भाषा में किया था? तो फ्रेंच भाषा में किया था सूत्रपात लिखने का। इनके पुस्तक का नाम क्या था ताशी के? थोड़ा सा अटपट लगता है पढ़ने में। इनके पुस्तक का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। 2 भागों में हम लोग पढ़े हैं, विभक्त था 1839 और दूसरा 1847 में। द्वितीय संस्करण 2 संस्करण आए थे इसके। तो प्रथम संस्करण के 2 भाग थे, 1839 और 1847। द्वितीय संस्करण आया था जो, ये भी 3 भागों में विभक्त था। जो द्वितीय संस्करण आया था ना ये ताशी के ग्रंथ का, वो भी 3 भागों में है। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे अभी बताए हैं कि मिश्र बंधु ने उत्तर मध्यकाल क्या है? रीतिकाल। रीतिकाल को क्या कहा? मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। शुक्ल जी क्या कहते हैं? तो शुक्ल जी रीतिकाल को रीतिकाल ही नाम देते हैं। श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था ना श्रृंगार काल। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र? तो राम कुमार वर्मा हैं, यही मानते हैं हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले विद्वान है। तो कब से कब तक मानते हैं राम कुमार वर्मा? तो राम कुमार वर्मा ने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक माने हैं। और इसको कहे क्या है? संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। 693 ईस्वी से और 1693 ईस्वी तक किसको लिया है इन्होंने? तो संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही माना है। ये प्रश्न भी आए हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा में और NVS TGT में 2 बार प्रश्न बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? तो हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं, शुक्ल जी ने ही कहा है इसको। अगला प्रश्न है। वर्णानुक्रम लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यही ताशी का जो ग्रंथ था ना, यही था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी को ये जो थे किस में लिखे थे? वर्णानुक्रम अनुसार लिखे थे। और फ्रेंच विद्वान थे गार्शा ताशी, इन्हीं का ये ग्रंथ है। फ्रेंच भाषा में भी लिखा था, 2 भागों में हम लोगों ने पढ़ा है अभी। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए? पाश्चात्य इतिहास के आधार पे, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पे, या स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, या किसी आदर्श का अनुसरण करके? तो इसमें सही होगा स्वतंत्र, तटस्थ
एवं संतुलित दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपने क्लास को विराम देते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को प्रश्नोत्तरी सही लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आगे हम इसी तरह प्रश्नोत्तरी लाते रहेंगे। सभी को धन्यवाद। जय माता दी मित्रों।